हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर यानी कि फाइनली आज हम जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में, कुछ मेंडलीय डिसऑर्डर हैं और कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था जिसको हमने अभी जो है फाइनली आज समाप्त कर देंगे इसको। और जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ा है उनको पता होगा कितना स्मूथली और कितना अच्छे से उनका चैप्टर क्लियर हो गया है। तो किसी बच्चे ने अगर सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, इसके 7 लेक्चर मैंने बनाए हैं, अगर आप उन 7 लेक्चर को देख लेते हैं तो लैब असिस्टेंट, नीट, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जेनेटिक्स पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो डिसऑर्डर होते हैं, जो विकार है, डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं विकार, बीमारियां, उसमें हम 2 प्रकार की बीमारियां पढ़ेंगे। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है यानी कि मेंडलीय विकार जिसे हम कहेंगे, और उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, गुणसूत्रीय विकार जिसे कहेंगे। तो इस चैप्टर में, इस मतलब लेक्चर के अंदर हम 2 प्रकार के पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला मेंडलीय डिसऑर्डर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर हम करने वाले हैं चैप्टर में। मतलब लेक्चर में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आ गया। पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर कवर करेंगे, उसके बाद में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करेंगे। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में सुनिए। चलो, मेंडेलियन डिसऑर्डर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार या मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो भी आपको समझना है ये हम चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? इंसान में कुछ ऐसे विकार पाए जाते हैं। विकार का मतलब आप समझते होंगे, बीमारियां। कुछ ऐसे विकार, डैश करके आप लिख देना, बीमारियां पाई जाती हैं जो मेंडल की वंशागति को, जो मेंडल की वंशागति को फॉलो करते हैं। मेंडेलियन विकार का मतलब है हमारे शरीर में जितनी भी इस प्रकार की बीमारी है जो मेंडल की जेनेटिक्स से मैच खा रही है, या मेंडल ने जो बातें बताई, मेंडल की जो वंशागति थी उसको फॉलो करती है, तो वो सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वे बीमारी जो मेंडल की वंशागति को फॉलो कर रही है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। सिंपल सी, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी बीमारी है, इधर उन बीमारी के नाम लिखेंगे, नेम ऑफ डिजीज। ठीक है, इधर यहां पर लिखेंगे अपन ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब समझते हो तो, या एक्स लिंक्ड है। एक गुणसूत्र, हमारे शरीर में 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोमल होते हैं यानी कि ए लिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ा जो लास्ट वाला गुणसूत्र का होता है वो आपका कैसा होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। तो ए लिंग गुणसूत्र को ऑटोसोमल कहते हैं, या फिर वो एलोसोमल है, एक्स लिंक्ड है। ठीक है, और उसके बाद में एक कंडीशन ये बन जाएगी कि वो जो डिजीज है वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है, या फिर डोमिनेंट है। ठीक है, ये 3 चीजें हम बात करने वाले। कुल 5 प्रकार की इंपॉर्टेंट बीमारी है जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो बीमारी होगी वो हो जाएगी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तीसरी प्रकार की जो बीमारी है, नाम आपने सुन रखा होगा, सिकल सेल एनीमिया। चौथी बीमारी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, फिनाइल कीटोन
यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। पांचवी बीमारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं थैलेसेमिया, थैलेसेमिया। एक बीमारी हम और इसमें बात करने वाले हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या नाम है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी। एक बीमारी और लिख देता हूं मैं यहां पे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये 7 बीमारी, 7 डिजीज के मैंने यहां पे नाम लिखे। कौन सी डिजीज है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन विकार है, यानी कि इस प्रकार की डिजीज है। ठीक है, इन सबसे पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए क्योंकि आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो कौन कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिक्कल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसीमिया। ये 5 नाम तो सबको याद होने ही होने चाहिए। इनके बारे में अभी हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, इन पांचों के बारे में। ये 2 नाम मैंने ऐसे लिख दिया है, किसी को याद हो सके तो बहुत बढ़िया, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। चलो, अब इसमें से कौन सी ऑटोसोमल है, कौन सी रेसेसिव है, कौन सी एक्स लिंक्ड है, ये भी तो बात करनी है। भाई ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, भाई ये रेसेसिव है कि डोमिनेंट है, ये चीज भी बताएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम ये वाला समझते हैं, ये वाला पॉइंट कि रेसेसिव है कि डोमिनेंट है ना। तो यहां पे आपको जितनी भी बीमारियां दिख रही, जितनी भी बीमारियां दिख रही हैं, सारी की सारी बीमारियां रेसेसिव है। एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है ये आपकी डोमिनेंट है। इसके नाम में भी डी आ रहा है, बाकी कहीं पे भी शायद डी नहीं आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। तो ये छठी वाली जो बीमारी है ये आपकी डोमिनेंट हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? डोमिनेंट हो जाएगी। इसके अलावा सारी की सारी बीमारियां जितनी भी मैंने यहां पे लिखी हुई हैं, सारी की सारी रेसेसिव होगी। ये भी रेसेसिव और सारी रेसेसिव, सारी की सारी बीमारियां रेसेसिव हो जाएगी, है ना। चलो, ये तो समझ आ गया, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, जितनी भी बीमारियां लिखी हुई है सारी रेसेसिव होंगी, सारी अप्रभावी होंगी। रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है जो डोमिनेंट होगी। अब ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड के अंदर बात करें तो पहली जो बीमारी आपको 2 दिख रही है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड है। ये वाली एक्स लिंक्ड है और ये वाली भी एक्स लिंक्ड है। ये 2 बीमारियां जो आपको ऊपर दिख रही है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड है। बाकी सारी की सारी कैसी हैं? ऑटोसोमल। सारी की सारी कैसी हैं? ऑटोसोमल है, सारी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो ये फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आपको आना चाहिए। मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? ऐसे विकार जो मेंडेलियन वंशागति को फॉलो करते हैं उसे मेंडेलियन विकार कहते हैं। कौन कौन से है मेंडेलियन विकार? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसेमिया। ये 5 जो हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा याद रखना चाहो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और डीएमडी। ठीक है, जहां पे यहां पे मैंने 7 बीमारियों के नाम लिखे। अब मैंने कहा कौन सी रेसेसिव है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी एक्स लिंक्ड है, कौन सी ऑटोसोमल है, कैसे पता करेंगे? तो जितनी भी बीमारियां मैंने यहां पे लिखी हुई हैं सारी की सारी रेसेसिव होंगी, सारी की सारी अप्रभावी होंगी, केवल एक को छोड़ करके। कौन सी? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, वो डोमिनेंट होगी। अब कौन सी एक्स लिंक्ड है, कौन सी ऑटोसोमल है? तो ऊपर जो सबसे ऊपर मैंने 2 बीमारी लिखी, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक आपकी हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड होती है। बाकी सारी बीमारियां ऑटोसोमल है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट याद होना चाहिए। और इसको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इन 5 के बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो 5 है ना, 5 के बारे में अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप पढ़िए इनको। मिटाओ, चलो। पहली हमारी डिजीज है कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, हिंदी में इसको कह सकते हैं आप। पहली डिजीज। एक ये मेरे मार्कर के अंदर इंक कैसे निकल रही है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। पहली जो डिजीज है वो हो जाएगी आपकी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस।
हिंदी में इसको वर्णांधता बोलते हैं, वर्णांधता। क्या होती है कलर ब्लाइंडनेस? एक चीज तो हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, क्या चीज? यह है एक्स लिंक्ड, हिंदी में सहलगन बोल सकते हैं इसको, एक्स सहलगन अप्रभावी विकार। वैसे ये मैं चीज यहां पे नहीं लिखा था तो भी चलता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लिख लेते, याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिजीज है, ये बात हमें पता ही है। लेकिन इसमें होता क्या है, इससे ग्रसित व्यक्ति, मतलब इसका कैरेक्टर क्या है, इससे ग्रसित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो चुकी है, इससे ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में, रेड व ग्रीन कलर में, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। ये इसका जो है रीजन है, ठीक है, मतलब लक्षण है। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि किसमें कलर ब्लाइंडनेस है ना, और किस लेवल तक है? तो इसको पहचानने के लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है। इसको पहचानने के लिए नाम ध्यान से सुनना, इशिहारा, इशिहारा टेस्ट किया जाता है। ये 3 पॉइंट यहां पे मैंने लिखे। पहला पॉइंट सबको पता है क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, इसका लक्षण क्या है? तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है, उसका मतलब वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। जैसे कि आपकी ट्रैफिक लाइट जो होती है उसमें कौन से कलर होते हैं? मुख्यतः ग्रीन और रेड कलर होते हैं, तो वो उसमें नहीं पता कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी। दूसरा, इस कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इशिहारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चौथी पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, चौथी बात क्या लिखेंगे कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये ज्यादातर मेल में होता है। मेल मतलब पुरुष, मेल में पाया जाता है। फीमेल इसकी वाहक हो सकती है, फीमेल इसकी वाहक हो सकती है, फीमेल इसकी वाहक हो सकती है। अब आया कंफ्यूजन, वाहक हो सकती है मतलब, देखो 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन यहां पे बन सकती है। ठीक है, देखो एक तो सामान्य मतलब नॉर्मल कंडीशन है, एक कंडीशन है आप वाहक हो, और एक कंडीशन है आप ग्रसित हो। यहाँ पे ये जो बीमारियां हम पढ़ेंगे इनमें 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप सामान्य हैं, या आप वाहक हैं, या आप ग्रसित हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई फीमेल है तो सामान्य है, मतलब उसका एक्स जो है वो नॉर्मल है, एक्स जो है वो क्या है? नॉर्मल है, दोनों एक्स नॉर्मल है। ग्रसित में क्या होगा? दोनों एक्स पे जो है वो दोनों एक्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंडनेस से घिरे हुए रहेंगे। जबकि वाहक के अंदर क्या होता है? केवल एक एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल होगा और एक एक्स क्रोमोजोम पे ये जीन यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो इस प्रकार का जो होगा उसे वाहक कहेंगे। मतलब ये जो है ये तो नॉर्मल है, ये ग्रसित है, मतलब इसको ये बीमारी हो चुकी है, इसको ये बीमारी नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर वो लक्षण है, वो बीमारी ये आगे अपनी संततियों में पैदा कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बीमारी की कोई लक्षण इसमें नहीं आएंगे, आगे वाली पीढ़ी को नुकसान है, उसे कहेंगे वाहक। तो फीमेल इसकी वाहक हो सकती है, ये चीज आपको क्लियर है। सामान्य वाहक ग्रसित क्या होगा? दोनों के दोनों अगर क्रोमोजोम है, दोनों के दोनों गुणसूत्रों पर अगर ये पाया जाता है तो ग्रसित हो जाएगा। केवल एक क्रोमोजोम है तो वाहक कहलाएगा, और दोनों पे नहीं है तो वो तो नॉर्मल होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फीमेल इसकी वाहक हो सकती है। क्या फीमेल को ये बीमारी हो ही नहीं सकती? फीमेल सिर्फ इसकी वाहक ही हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, फीमेल को भी हो सकती है। फीमेल को इससे प्रभावित होने के लिए पिता ग्रसित व माता कम से कम वाहक होने चाहिए। कम से कम वाहक होने चाहिए। क्या कंडीशन है?
फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस करने का क्या कंडीशन है? उसका पिता होना चाहिए ग्रसित, मतलब उसको वो डिजीज होनी चाहिए, और जो माँ है उसको वो वाहक होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना, तभी ये बीमारी होगी, अन्यथा नहीं। तो ऐसा तो बहुत रेयर कंडीशन ही बनता है कि जो पिता है वो ग्रसित है और वो उसी से ब्याह करता है जिसके अंदर जो है ये वाहक है। ऐसा कंडीशन आप सोच भी सकते हैं ना, ये तो बहुत रेयर कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फीमेल के अंदर ये ज्यादातर बीमारी नहीं पाई जाती है। एक पॉइंट इसमें आप ये और लिख लीजिए, ये विकार क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाता है, क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाता है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है? समान लक्षण सीधे लिंग सहलगन जीन जो है वो कोई भी नर या मादा अपने समान लिंग में सीधे स्थानांतरित नहीं करता है। ये तो यहीं से क्लियर होगी ना, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है मतलब क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाएगा, है ना। एक्स लिंक्ड है इसका मतलब ये क्या दर्शाएगा? क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाएगा, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6। कलर ब्लाइंडनेस में से 6 पॉइंट आपको याद रखने, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन से 6 पॉइंट है, एक बार मैं इसको वापस से रिवाइज करूं। सबसे पहले एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिजीज है, पहले भी बढ़ चुके। लक्षण क्या है? ग्रीन और रेड कलर में विभेद नहीं कर पाएंगे। टेस्ट कौन सा होता है इसको पहचानने के लिए? इशिहारा टेस्ट। ज्यादातर मेल प्रभावित होती है, फीमेल बहुत ही रेयर कंडीशन में इससे प्रभावित होती है। क्या फीमेल होती नहीं है? बिल्कुल होती है, लेकिन रेयर कंडीशन। क्या? पिता ग्रसित होए और माता कम से कम वाहक हो, तब ये बीमारी होती है, और क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इसको लिखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा हीमोफीलिया। चलो नेक्स्ट, हमारी जो दूसरी मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर डिजीज आने वाली है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है? हीमोफीलिया बताइए। दूसरी बीमारी है हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ये जो हीमोफीलिया है ये भी एक एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिजीज है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिजीज है, ये बात हमें पता है। दूसरी बात, ये भी क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाती है, जिसमें जो भी एक्स लिंक्ड है, दो ही डिजीज एक्स लिंक्ड है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, तो ये दोनों क्रिस क्रॉस वंशागति दर्शाएगी, वंशागति दर्शाती है, ठीक। इसका लक्षण क्या है? इससे ग्रसित व्यक्ति के चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है, लगातार खून बहता रहता है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहते हैं। इस डिजीज का लक्षण आपको समझ में आ गया? नॉर्मल सा भी अगर कट लग गया, अगर आपको हीमोफीलिया डिजीज हो रखी है, आपका नॉर्मल सा भी कट लगेगा ना, तो इतना ज्यादा खून बहेगा, इतना ज्यादा, और रुकने का नाम ही नहीं लेगा। जैसे कि अपने क्या होता है, नॉर्मली कोई कट लग गया या कुछ भी थोड़ी बहुत चोट लग गई तो वहां से खून बहता है, लेकिन वो 1 या 2 मिनट के बाद भी अपने आप रुक जाता है ना। तो उसमें वो अलग कंडीशन है। लेकिन हीमोफीलिया अगर किसी को हो रखा है तो उसमें ब्लड फिर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि ब्लड कौन रखता है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून में कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो वहां पे कुछ क्लोट टाइप, थक्का टाइप बना देते हैं, तो यहाँ पे तो वो फैक्टर ही एब्सेंट हो जाएंगे, तो फिर रुकेगा ही नहीं खून, है ना। तो ये इसके अंदर हो जाता है। अब ये जो डिजीज है इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल्स डिजीज। क्यों कहा जाता है रॉयल? मतलब शाही लोग सॉरी, रॉयल का मतलब क्या हो गया? शाही लोग, है ना। रॉयल का मतलब क्या हो गया? शाही लोग। शाही लोग कौन होते हैं? राजा महाराजा। तो इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया,
ये एक जनरल नॉलेज की बात है, एग्जाम में तो ऐसा आ भी सकता है, नहीं भी आए। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इसकी वाहक थी, ग्रसित नहीं थी, इसकी वाहक थी, और इनकी संतान में फिर ये डिजीज देखने को मिली। ठीक है, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है, ब्लीडर्स, ब्लीडर्स डिजीज, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, एक होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, और एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है, AHG एब्सेंट रहता है। AHG क्या होता है, पूरा नाम क्या है इसका, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये इसके अंदर एब्सेंट रहेगा, और ये सबसे सामान्य प्रकार का है और सबसे घातक भी है। हीमोफीलिया बी की बात करो, इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, जो भी लिख रहा हूं उन चीजों को याद कर लो, बस जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसको याद कर लो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिसमस डिजीज भी इसको कहते हैं, हीमोफीलिया बी को। इसमें किसकी कमी होती है, तो इसमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होती है। किसकी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी यहां पे होती है। ठीक है, तो ये यहां पे आपका हीमोफीलिया होता है समाप्त। हीमोफीलिया में हमने क्या पढ़ा, एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिजीज। लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, लगातार खून बहेगा, नॉर्मल सी चोट लग गई लगातार खून बहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक, बाकी ये चीजें आपके सामने, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट बीमारी पे आएंगे, सिकल सेल एनीमिया। मिटाओ, चलो तीसरी हमारी बीमारी होने वाली है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, बताएं। सिकल सेल एनीमिया तीसरी है ना, बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया। चार्ट अगर आपको याद है तो आपको पता है ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है, रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, सिकल सेल एनीमिया का लक्षण क्या है, इसमें होता क्या है। इससे पहले ये जान लो कि ये गुणसूत्र संख्या 11 से संबंधित है। ये डिजीज किससे संबंधित है, गुणसूत्र संख्या 11 से संबंधित है। मैं जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं उतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और उतने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिजीज में मैं 6 से 7 पॉइंट लिखवा रहा हूं और वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो ये तो आपके लिए तो फिर सफिशिएंट है। अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, कुछ ऐसे ही आलतू फालतू की चीजों में मन को भटकाना है, तो फिर करते रहो जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो, ये गुणसूत्र संख्या 11 से संबंधित है। इसमें होता क्या है, इसमें इसमें आरबीसी की आकृति बदल जाती है, आरबीसी की आकृति बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, नॉर्मल आरबीसी की आकृति क्या होती है, नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसकी आकृति होती है बाई कनकेव, है ना। नॉर्मल की क्या आकृति होती है, बाई कनकेव। ये कन्वर्ट हो जाती है सिकल शेप में। ये इस डिजीज में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल शेप में। सिकल क्या होता है, हिंदी में इसको कहेंगे हंसियाकार, हंसियाकार ऐसा कुछ बोलते हैं, हंसियाकार। क्या होता है हंसिया या सिक्कल, बताइए। गांव के लोग हैं उनको तो पता है, हंसिया नहीं पता तो एक में दूसरा नाम होता है दंताली या दातिया, दंताली या दातिया सुन रखा है, बस उसी को ही कहते हैं हंसिया या सिक्कल। ठीक है, कैसा होता है दांतिया, कुछ इस तरह का,
बस ये आरबीसी की कुछ इस तरह की हो जाती है। नॉर्मल बाइकन के होती है वो इस शेप में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नॉर्मल जो आरबीसी की आकृति है बाइकन के, उससे वो सिक्कल शेप में बदल जाती है। क्यों क्यों बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब उसकी मर्जी की तब बदल गई? नहीं, कोई डिजीज हुई होगी तभी बदल रही है। तो इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, एक जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। तो यहां पे जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, बीटा चेन में उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। कौन सा म्यूटेशन होता है? पहली बात पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरी बात ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ये केवल उसी बंदे को समझ में आएगा जिसने म्यूटेशन वाली, इससे पहले वाली जो क्लास है वो ले रखी है। अगर वो ले रखी है तो ये चीज उसको हलवा लगेगी, सिंपल। और नहीं ले रखी है तो अब इसको सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन याद रखना इस चीज को, सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है। कैसा? पॉइंट एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ठीक है, ओके। और इस वजह से O2 की कमी हो जाएगी, वह आरबीसी की आकृति बदल जाएगी, वह आरबीसी की आकृति बदल जाएगी, बदल जाएगी। अब ये म्यूटेशन कैसा होता है, यहां पे मैं दर्शा रहा हूं आपको। म्यूटेशन कैसा होता है, देखिए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो यहाँ पे आरएनए होगा बीटा चेन का, उसके अंदर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी गेग। ये तो है सामान्य अवस्था, ये तो है सामान्य अवस्था। लेकिन जब सिक्कल सेल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेग की जगह क्या हो जाएगा, GAG की जगह GUG आ जाएगा। ये सिक्कल सेल एनीमिया है, यह सिक्कल सेल एनीमिया है। यानी कि GAG की जगह GUG आ गया, मतलब A की जगह क्या आ रहा है, U आ रहा है, ठीक है। इसे ही तो म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये है सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में चीजें। सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया होगा? बहुत आसान है सिक्कल सेल एनीमिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो लिखो, इसको लिखो, फटाफट से नोट करो। अगर आप पढ़ रहे हो सही ढंग से, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें कुछ करना है, तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखो, याद करो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, चौथी जो डिजीज हमारी बच रही है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सी डिजीज है भाई? फिनाइल कीटोन यूरिया। कितने लोग अभी तक देख रहे हैं मुझे बताओ? जो लोग अभी तक देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया का शॉर्टकट नाम क्या होता है? PKU। तो मुझे पता चलेगा इससे कि कौन कौन यहां तक देख रहा है। कमेंट करो PKU सभी लोग, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं सभी। क्या चौथी बीमारी हमारी बच रही है, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, सबसे पहली बात, ये एक ऑटोसोमल है, रेसेसिव है। इसमें, इसको मैं हिंदी में लिखूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है? रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, डिजीज का मतलब होता है विकार, और ऑटोसोमल का मतलब होता है एलिंग सूत्री, एलिंग सूत्री, ठीक है। चलो, अब फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, तुम भी साथ साथ में नोट करो, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। सुनो, फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी में क्या होता है। इस विकार में, इस विकार में एक लिवर एंजाइम, एक लिवर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता। क्योंकि, क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसके जीन में
उत्परिवर्तन हो जाता है, इसके जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि इस बीमारी में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसका जो जीन है, जो जीन उसको बढ़ाता है, उसमें म्यूटेशन हो गया। अच्छा, तो इससे क्या होगा? अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पा रहा है तो क्या होगा? सुनिए, यह एंजाइम फिनाइल एलेनिन, एक अमाइनो एसिड आपने नाम सुना होगा, फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में बदलता है। इस अवस्था में, इस कौन सी अवस्था में? पीकेयू में। इस अवस्था में पीकेयू, इस अवस्था में फिनाइल एलेनिन क्या हो जाएगा? एकटा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है वो अगर नहीं बन रहा है तो ये तो एकटा ही होगा ना भाई, इसमें कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिनाइल एलेनिन एकटा होने लगेगा। फिनाइल एलेनिन एकत्रित होने लगता है, जिससे मानसिक मंदता यानी कि मानसिक मंदता का मतलब क्या होता है? बौद्धिक रूप से कमजोर होना। एकत्रित होने लगता है जिससे मानसिक मंदता उत्पन्न होती है। एक्चुअली ये क्या होता है? फिनाइल एलेनिन फिर एकत्रित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मानसिक मंदता उत्पन्न होगी और किडनी इसका अवशोषण नहीं कर पाती, किडनी इसका अवशोषण नहीं कर पाती, इसलिए यूरिन के साथ उत्सर्जित होता है, यूरिन के साथ उत्सर्जित होता है। एक पॉइंट लास्ट में आपको और लिखना है, ये एक जन्मजात उपापचयी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी विकार है। फिनाइल कीटोन यूरिया समाप्त। एक बार पढ़ो इसको, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। चलो क्या होता है ये डीजी सुनो। फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी में क्या होता है? एक एंजाइम, नॉर्मली क्या होता है, एक एंजाइम बनता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सबको पता है? नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा, ठीक है। वो एंजाइम जो बनता था उसके जीन में हो जाएगा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, तो अब वो एंजाइम नहीं बनेगा। ये तो होगी फिनाइल कीटोन यूरिया का लक्षण कि इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता। अब अगर वो नहीं बना तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी बॉडी पे? वो एंजाइम क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन को अगर अपने टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट किया तो वो फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली प्रॉब्लम, मानसिक मंदता पैदा हो जाएगी, किडनी उसका अवशोषण नहीं कर पाएगी, यूरिया के द्वारा जो है, यूरिन के द्वारा उसे बार बार बाहर निकालना पड़ेगा। ये एक जन्मजात विकार है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसेमिया, लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसेमिया, ठीक है। चलो, थैलेसेमिया भी बहुत आसान है, जैसे ये आसान थे वैसे ही थैलेसेमिया आसान है। इसमें इतना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, बस जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं उसको याद रखो। बात सिर्फ इतनी है, जो चीजें बोर्ड पे लिखाई जा रही हैं उसको याद रख लो
इतना ही काम है बस। पांचवी बीमारी हमारी थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, अब यहां पे ये तो है ऑटोसोमल और रेसेसिव, इसको तो मैं क्या ही लिखूं, बार बार लिख लिख के भी थक गया। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ठीक। अब ये बीमारी क्या होती है हमें तो ये बताओ। ऑटोसोमल रेसेसिव तो हमें पता है खूब पहले से, ये बीमारी क्या होती है। इस विकार में लिख लेते हैं, इस विकार में हीमोग्लोबिन की एक चेन कम बनती है। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। अगर उस हीमोग्लोबिन के अंदर एक भी चेन कम हो गई, एक चेन कम बनती है, जिससे दूसरी जो चेन है, दूसरी चेन मतलब जो चेन नहीं बन रही है, उसके अलावा जो चेन बन रही है वो क्या करेगी, वो चेन आरबीसी में इकट्ठा होने लग जाएगी। आरबीसी में क्या हो जाएगी, इकट्ठा होने लग जाएगी। आरबीसी में इकट्ठा होकर उसकी डेथ कोज करती है, उसकी डेथ कोज करती है, मतलब आरबीसी को मारना शुरू कर देगी। ये तो है इस बीमारी का लक्षण। होता क्या है कि एक आरबीसी जो होती है उसमें, सॉरी, हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती है, अल्फा चेन बीटा चेन। दोनों में से एक चेन यहाँ पे नहीं बनेगी, और जो चेन बनेगी वो आरबीसी में अपने आप को एकत्रित करके, इकट्ठा करके आरबीसी को मार देगी। अब अगर आरबीसी को मार देगी तो ब्लड का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आरबीसी तो ब्लड है, तो इससे एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, आरबीसी की डेथ कोज करती है, आरबीसी की और आरबीसी की मृत्यु से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि थैलेसेमिया में एक चेन आपकी नहीं बनेगी, दूसरी चेन आरबीसी में इकट्ठा होकर के उस आरबीसी को मार देगी। और अगर आरबीसी ऐसे मारने शुरू कर दिए तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी को कहते हैं एनीमिया। बस। अब ये थैलेसेमिया 3 प्रकार का होता है भाई। एक होता है अल्फा थैलेसेमिया, एक होता है अल्फा थैलेसेमिया। एक बात मैं आपको लिखवाना भूल गया, फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी में, अभी मुझे याद आया पॉइंट। फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी गुणसूत्र संख्या 12 से संबंधित है। जैसे कि हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया गुणसूत्र संख्या 11 से, उसी प्रकार फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी जो है वो आपकी गुणसूत्र संख्या 12 से संबंधित है। इसको आप नोट करो, ठीक है। चलो, अल्फा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ। इसमें अल्फा चेन कम बढ़ती है, अल्फा चेन कम बढ़ती है, जिससे अतिरिक्त बीटा चेन आरबीसी में इकट्ठा होकर चतुष्क का निर्माण करती है, चतुष्क का निर्माण करती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या करती है, चतुष्क का निर्माण यहां पे करती है, ठीक है। और ये जो विकार हैं, ये विकार 16 गुणसूत्र संख्या 16 पी से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर 16 तो समझ में आ रहा है, पी क्या होता है। तो गुणसूत्र की बड़ी भुजा होती है पी और छोटी भुजा क्यू, तो ये गुणसूत्र संख्या 16 की बड़ी भुजा से संबंधित है, बस, ठीक है। तो ये अल्फा थैलेसेमिया है। उसी प्रकार बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा। बीटा थैलेसेमिया के अंदर ध्यान में रखना कि ये जो है ये गुणसूत्र संख्या 11 से संबंधित है। ये जो विकार है ना, ये गुणसूत्र 11 से संबंधित है, बीटा थैलेसेमिया। इसमें बीटा चेन कम बनेगी। बीटा थैलेसेमिया में क्या होगा, बीटा चेन कम बनेगी, बीटा चेन कम बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो अतिरिक्त अल्फा चेन है
वो जब आरबीसी में इकट्ठा होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अतिरिक्त बीटा अल्फा चेन, जो बीटा चेन है वो इकट्ठा होकर के चतुष्क का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे अतिरिक्त जो अल्फा चेन है वो आरबीसी में इकट्ठा तो होगी लेकिन चतुष्क का निर्माण नहीं करेगी। लेकिन अतिरिक्त अल्फा चेन आरबीसी चतुष्क निर्माण नहीं करती है, चतुष्क का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, आसान है, ये भी कुछ भी नहीं है, नाम से पता चल रहा है। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, तो कौन सी बनेगी? बीटा बनेगी। बीटा क्या करेगी? आरबीसी में इकट्ठा होकर के आरबीसी को मार देगी। लेकिन बीटा चेन अगर बन रही है तो वो चतुष्क बनाएगी, लेकिन अल्फा चेन अगर बन रही है तो वो चतुष्क नहीं बनाएगी। उसी प्रकार एक और होता है गामा थैलेसीमिया। ये क्या होता है सर? आपने तो अभी कहा कि हीमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की चेन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। अब आप कह रहे हो गामा थैलेसीमिया। तो 3% लोग ऐसे होते हैं, 3% लोग ऐसे होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन जो है अल्फा 2 और गामा 2 प्रकार का होता है। 3% पॉपुलेशन, विश्व में जितनी आबादी है उसकी 3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर जो है कैसा बनता है? अल्फा 2 गामा 2 प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है। तब इसमें गामा चेन नहीं बनेगी, गामा चेन नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी? अल्फा चेन बनेगी, अल्फा चेन बनेगी। और अल्फा चेन कैसे? ये बिल्कुल ऐसे बीटा थैलेसीमिया के जैसा ही होता है। अल्फा चेन कोई चतुष्क नहीं बनाती है। क्लियर? क्लियर? ये आपका यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पोर्शन समाप्त, मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पोर्शन हो जाता है समाप्त। थैलेसीमिया बहुत आसान है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो लिखाया है मैंने वो याद कर लो। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो मिटाओ इसको, मिटाओ। ये हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पोर्शन हो गया समाप्त। अब क्या पढ़ेंगे? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, है ना? गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन डिसऑर्डर 5 थे जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब? गुणसूत्रीय विकार। हमारा टॉपिक है गुणसूत्रीय विकार, इंग्लिश में कहेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ओके, गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ऑटोसोमल और एक हो जाएंगे एलोसोमल। बताओ किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? हमने अभी अभी बात की कि गुणसूत्र हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं 23 जोड़े, उनमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंग प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल प्रकार के होते हैं। और लास्ट वाला जो जोड़ा है 23वां जोड़ा, वो लिंग गुणसूत्र होता है, एलोसोमल होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जो 22 अलग प्रकार के गुणसूत्र, उससे बीमारी, उसमें कोई बीमारी होगी तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और अगर लिंग गुणसूत्र में यानी कि एक्स और वाई से संबंधित कोई डिसऑर्डर है तो वो एलोसोमल डिसऑर्डर। समझ आ गया? कौन से है ऑटोसोमल के एग्जाम्पल बताओ? ऑटोसोमल के तो इसके अंदर हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम, सॉरी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। 3 प्रकार के सिंड्रोम इसके अंदर हो जाएंगे। इसमें कौन से होते हैं? इसमें हो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और हो जाएगा इसमें डाउन सिंड्रोम, और हो जाएगा इसमें जैकोब सिंड्रोम। ये 3 नाम आपको याद रखने, 3 नाम याद रखने। कौन से किस में? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? इधर टर्नर हो जाएगा, सॉरी डाउन नहीं, डाउन इधर लिख दिया मैंने, टर्नर, टर्नर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। इधर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, सॉरी टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और जैकोब सिंड्रोम। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। ये ऑटोसोमल है और ये एलोसोमल है। ठीक है, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम, क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम, क्या होता है पटाउ सिंड्रोम, ऐसे करके इनके बारे में। क्लियर?
दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पहले तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बाद में याद करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बनेगा फिर याद कर लेंगे अपने आप। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो अब मैं क्या लूंगा, पहले लूंगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो पहले हम डाउन सिंड्रोम ले लेते। डाउन सिंड्रोम, इसे 1866 में 1866 में लैंडन डाउन ने खोजा था। लैंडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। इसमें होता क्या है, इसमें 21वें जो गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र जो है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है, एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है, जिससे कुल जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 की जगह 47 हो जाएगी। कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ये बात तो हमें भी पता है कि भाई एक अगर 21वां गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो 46 तो हमारे अंदर पहले से है, एक आ गया तो 47 हो जाएंगे बस। ठीक है, चलो चलो अब इसके लक्षण क्या है, डाउन सिंड्रोम किसी को अगर हो गया तो उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले छोटा व गोल सिर, मतलब एकदम ऐसे एकदम बिल्कुल गोल और छोटा सा उसका सिर होगा। ठीक है, चपटा व चौड़ा चेहरा, चपटा व चौड़ा चेहरा, अध खुला मुंह, अध खुला मुंह, हृदय की बीमारी होगी उसको, हृदय की बीमारी। ठीक है, इसके अलावा बड़ी व गड्ढेदार, गड्ढेदार, बड़ी व गड्ढेदार जीभ, बड़ी हथेली व बड़ी व चौड़ी हथेली, ऐसे लिख दो, चौड़ी व बड़ी हथेली। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मानसिक रूप से मंद, मानसिक रूप से मंद, अत्यधिक मूर्खपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक मूर्खपूर्ण व्यवहार। ये उसके कैरेक्टर है कि भाई जिसको डाउन सिंड्रोम हो चुका है, आपने इसका फोटो भी देखा होगा, कहीं पे देख लेना, अगर नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है ऐसा संसाधन कि मैं आपको फोटो दिखा सकूं, अगर पैनल होता तो यहाँ पे अपन देखते। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैंने लक्षण आपको सारे बता दिए कि क्या क्या लक्षण उसमें पाए जाएंगे जिसमें डाउन सिंड्रोम हो चुका है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बस एग्जाम में आ सकता है कभी। ठीक है, तो ये याद रख लेना। बाकी मेन तो ये है कि 21वें गुणसूत्र क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, दूसरा जो हमारा बच रहा है, अभी हम ऑटोसोमल ही पढ़ रहे हैं, दूसरा हमारा ऑटोसोमल के अंदर आ जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, एडवर्ड सिंड्रोम में कुछ भी नहीं है, एक बात याद रखनी, इसमें 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, बस एक ही बात याद रखनी। उसी तरीके से एक तीसरा जो डिजीज आएगा आपका पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, इसमें 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, मतलब सारे एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं इसमें, पुनरावृत्ति हो जाती है। बस ये 3 प्रकार के ऑटोसोमल डिसऑर्डर आपको पढ़ने थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। पहला आपने पढ़ लिया डाउन सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की, और पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोसोमल डिसऑर्डर। एलोसोमल डिसऑर्डर, एलोसोमल के अंदर जो सबसे पहले वाला डिसऑर्डर है वो आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताइए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये कंडीशन बनती है। अब ये तो आपको पता है एलोसोमल मतलब जो कुछ भी होगा 23वें जोड़े के अंदर हेर फेर होगा, है ना। ऑटोसोमल तो हम पहले पढ़ लिए, तो वो तो याद रखने हमने रख ली भी लिए कि 21वें 18वें 13वें, लेकिन यहाँ पे तो 23वें के अंदर ये है भाई, जो कुछ भी हेर फेर होगा वो 23वें जोड़े में होगा, ये तो हमें पता है एलोसोमल के अंदर यही कंडीशन होगी। यहाँ पे क्या होता है, जो 23वां जोड़ा है एक्स वाई होना चाहिए, वहां पे एक एक्स होता है, यहां पर एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। ये बीमारी किस में होगी देख के बताओ, किस में हो सकती है, मेल में कि फीमेल में? ऑब्वियसली बात है मेल में, वाई गुणसूत्र अगर आ रखा है तो ये मेल में होगी। ये बीमारी नर में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, लेकिन लक्षण इसमें मादा जैसे होते हैं, लेकिन लक्षण इसमें मादाओं जैसे होते हैं। ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? ट्राइसोमी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एक बात मैं डाउन सिंड्रोम में लिखाना भूल गए, यहां पे मुझे याद आई, डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण है, डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण है, और ये वाला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पे क्या हुआ, 44 प्लस एक्स एक्स वाई यानी कि एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया। ये बीमारी नर के अंदर पाई जाएगी, लेकिन वो नर जो है उसके लक्षण कैसे होंगे, मादाओं के जैसे। क्या लक्षण होंगे इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, देखो सबसे पहले टोलर देन एवरेज हाइट, टोलर देन एवरेज हाइट, इसका क्या मतलब हुआ, औसत लंबाई से ज्यादा लंबा, ठीक है। अब मादाओं जैसे लक्षण आ गए, तो मादाओं जैसे मादाओं जैसे लक्षण का मतलब क्या हुआ, स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, ठीक है। मादाओं जैसी आवाज, मादाओं जैसी आवाज, वर्षण, टेस्टिस जो होते हैं वो अल्प विकसित रह जाते हैं, वर्षण अविकसित, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, वक्ष स्थलों का विकास या स्तन ग्रंथियों का विकास, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी मानसिक मंदता वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये इसके कैरेक्टर है, किसके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। मेल के अंदर ये डिजीज होती है, क्योंकि ये कंडीशन ध्यान में रखना, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक डिजीज हमारी और बच रही है, टर्नर सिंड्रोम। और ध्यान रखना, ये जो नर होंगे इसमें मादा जैसे लक्षण होंगे, और ये स्ट्राइल होंगे, बंध्य होते हैं, बंध्य होते हैं, बंध्य का मतलब स्ट्राइल, स्ट्राइल का मतलब जनन नहीं कर सकते ये वाले नर, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटाओ, चलो लास्ट डिजीज हमारी बची हुई है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कौन सी, टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर में 44 प्लस एक्स एक्स वाई, वैसे ही इसमें हो जाएगी 44 प्लस एक्स जीरो, एक्स जीरो। क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक 23वां जो जोड़ा है उसमें एक एक्स गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता है, एक्स्ट्रा की तो छोड़ो, यहाँ पे कम पड़ गया, उल्टा उसमें से भी, है ना। तो ये हो जाता है, ये मोनोसोमी का उदाहरण है, कम हो गया ना, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। ये बीमारी मादा में पाई जाती है, मादा में पाई जाती है, जैसे क्लाइनफेल्टर नर में था, टर्नर मादा में हो गई। ये भी स्ट्राइल होती है, ये भी
स्टराइल होती हैं, यानी कि बंदे होती हैं, जनन नहीं कर सकती। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है? जिन भी महिलाओं को ये बीमारी होगी उनके क्या क्या कैरेक्टर होंगे? छोटा कद, है ना, ठीक नहीं रह जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? रजोधर्म अनुपस्थित, ये क्रिया उनमें नहीं पाई जाएगी। तीसरा, उनके जो वक्ष स्थल है वो अविकसित रह जाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा। अंडाशय जो है वो भी अविकसित रह जाएंगे। और क्या है इसके अंदर? मानसिक मंदता, वो तो होती है सबके अंदर, मानसिक मंदता आ जाएगी, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद में हमारे एक और बच रहा था, जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम में क्या कंडीशन आती है तुम्हें पता है? 44 प्लस एक्स वाई वाई, यानी कि एक वाई क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसे कहेंगे जैकोब सिंड्रोम। और ये जो होती है इसे सुपर मेल भी कहते हैं, सुपर मेल, ठीक है, क्योंकि 2 वाई क्रोमोजोम आ गया, एक वाई होता तो उसको मेल कहते हैं, 2 वाई आ रहे हैं, सुपर मेल, ठीक है। उसी प्रकार सुपर फीमेल कंडीशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी सुपर फीमेल? 44 प्लस ट्रिपल एक्स, 2 एक्स तो होती है, 1 एक्स और आ गया, तो इसे सुपर फीमेल कहेंगे। यहां पे ये होता है आपका डिजीज वाला पोर्शन समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, वो मैं बता दूं आपको। मिटाऊं फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो, एक छोटी सी चीज जहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। एक शब्द आपने सुना होगा, बार बॉडी। बार बॉडी ये क्या होती है? सुनो, 2 वैज्ञानिक थे, बार व बर्ट्रेम। बर्ट्रेम नामक वैज्ञानिकों ने मादाओं के अंदर, फीमेल्स में, मादाओं में एक निष्क्रिय यानी कि पैसिव एक्स क्रोमोजोम को खोजा, जिसे बार बॉडी नाम दिया गया, जिसे बार बॉडी, ये कि इसका दूसरा नाम है ड्रमस्टिक नाम दिया। मतलब 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मादा के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम देखा जो निष्क्रिय था, उसे बार बॉडी या ड्रमस्टिक कहते हैं। अब बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा, कुछ भी दे देगा आपको और उसमें पूछेगा बार बॉडी कितना है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1। कैसे? समझ में नहीं आया सर? सुनो, मेल है, ह्यूमन मेल है, तो उसके अंदर क्या होता है कंडीशन? 44 प्लस एक्स वाई होता है, ये कंडीशन होता है। इसमें ऐसे आपको बोले कि बार बॉडी निकालो, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम कितना? 1 -1 यानी कि 0। फीमेल की बात करें, फीमेल में क्या कंडीशन होती है? 44 प्लस एक्स यहां पे निकालने को बोले तो 2 में से 1 निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 2 है, -1 यानी कि 0, सॉरी 1। ऐसी कौन सी मैथ होती है? 2 में से 1 या 0 कैसे बचता है? चलो, अब कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर कंडीशन हो गई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको दे देगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन में बार बॉडी कितनी है? तो क्लाइनफेल्टर कंडीशन क्या होती है? 44 प्लस एक्स वाई, तो यानी कि 2 - 1 = 1, निकाल लोगे। टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस एक्स ओ, तो यानी कि 1 एक्स 1 0। चलो, ये आपका बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर, बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। पूरा का पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे जेनेटिक्स होता है समाप्त। कैसा लगा जेनेटिक्स का वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं और भी आगे मेहनत कर पाऊं और आपके लिए नए नए प्रकार के कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी ढंग से प्रेजेंट आपके सामने कर पाऊं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर जरूर करेंगे, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको समझ में आया है, आप जिम्मेदार बच्चे हो, तो इसको शेयर करोगे और वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, मतलब चैनल को, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ये तुम्हारा काम है, करोगे कि नहीं करोगे बताओ मुझे। चलो, हो गया, चैप्टर समाप्त तो हो गया। पढ़ो, अब तो क्या करना है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में कभी, तब तक आप पढ़ते रहो।